press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के यूनिट नंबर 5 ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि कोई भी विकिरण जो है जब किसी ऑब्जेक्ट पर आके गिरती हैं तो 3 प्रकार की घटनाएं उसमें होती हैं। एक होता है परावर्तन, एक होता है अवशोषण और एक होता है पारगमन, यानी कि रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हमने दिखाया। इस ऑब्जेक्ट पे Q मैग्नीट्यूड की विकिरण आपतित हुई। जब आपतित हुई तो इससे QR, यानी कि R का मतलब है रिफ्लेक्टेड, तो QR विकिरणों की मात्रा जो है वो इससे वापस रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित हो गई। QA विकिरणों की मात्रा जो है उसने अवशोषित कर लिया और कुछ है वो उससे से ट्रांसमिट हो गई, जिसे हमने कह दिया QT। तो यदि किसी पृष्ठ पर विकिरण आपतित होती हैं तो उसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग क्या हो जाता है, पारगमित हो जाता है। तो यदि टोटल मात्रा है विकिरणों की Q हो तो वो परावर्तित, अवशोषित और पारगमित विकिरणों की मात्रा के योग के बराबर होगी। तो मैं अगर मैं Q से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा QR अपॉन A, यहाँ पे आएगा QA अपॉन Q और QT अपॉन Q, यहाँ पे QR अपॉन Q। तो ये 3 अनुपात हमारे पास प्राप्त होंगे। इन 3 अनुपात की सहायता से हम अवशोषण गुणांक, परावर्तन गुणांक और ट्रांसमिशन गुणांक की चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक है बराबर QR अपॉन Q को लिखा स्मॉल r से, QA अपॉन Q को लिखा स्मॉल a से और QT अपॉन Q को लिखा स्मॉल t से। तो जहाँ पर r स्मॉल r बराबर क्या है, QR अपॉन Q जो अनुपात है वो क्या है, परावर्तन गुणांक है। स्मॉल a बराबर QA अपॉन Q जो है वो अवशोषण गुणांक कहलाता है और T बराबर QT अपॉन Q जो है वो पारगमन गुणांक कहलाता है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि परावर्तन गुणांक जो होता है वो परावर्तित विकिरण की मात्रा बटे आपतित विकिरण की मात्रा के अनुपात के बराबर होता है और अवशोषण गुणांक जो है वो अवशोषित विकिरण की मात्रा बटे आपतित विकिरण की मात्रा के बराबर होता है और पारगमन गुणांक जो है वो पारगमित विकिरण की मात्रा बटे आपतित विकिरण की मात्रा के बराबर होता है। तो इस डायग्राम के अंदर हमारे पास 3 राशियां आई थी। वो राशियां हैं Q, QR, QA, QT और इनसे अनुपात हमारे पास बना QR अपॉन Q, QA अपॉन Q और QT अपॉन Q। तो इनकी सहायता से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक समीकरण आई 1 बराबर R प्लस A प्लस T, और जिसमें R परावर्तन गुणांक है, A अवशोषण गुणांक है, T पारगमन गुणांक है। अब यदि समीकरण में A बराबर 0 हो जाए, मान लें ऐसी कुछ कंडीशन होगी कि जो वस्तु है वो पूर्ण परावर्तक है, वो अपने अंदर इंटर होने ही नहीं दे रही है, तो T बराबर भी 0 होगा क्योंकि पारगमन तो होगा ही नहीं। तो R बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा, यानी R बराबर 1 हो जाएगा। तो उसका क्या कहलाएगी, पूर्ण परावर्तक के पृष्ठ होता है वो। और यदि ये हो जाए कि R बराबर 0 हो जाए, यानी परावर्तन बिल्कुल भी न हो, ट्रांसमिशन भी न हो, तो A बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, जो टोटल विकिरण थी उनकी मात्रा को, सारी मात्रा को उस पृष्ठ ने अवशोषित कर लिया, तो पृष्ठ कहलाएगी पूर्ण अवशोषक। और इसी प्रकार से यदि R बराबर 0 हो, A बराबर भी 0 हो, तो T बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब होगा न तो परावर्तन होगा न ही अवशोषण होगा। जितनी विकिरण आएंगी वो टोटल की टोटल ट्रांसमिट होकर उस बॉडी से बाहर चली जाएंगी। वो बॉडी क्या कहलाएगी, पृष्ठ क्या कहलाएगा, पूर्ण पारगमन पृष्ठ। अब यदि ऐसा होता है कि A बराबर 1 हो जाए किसी कंडीशन में, यानी जितनी विकिरण आ रही हैं वो सारी की सारी विकिरण क्या हो जाए, अवशोषित हो जाएं, तो इस कंडीशन को हम आदर्श कृष्णिका की कंडीशन कहते हैं, यानी आइडियल ब्लैक बॉडी कहते हैं इसको।
किसी पिंड की अवशोषक क्षमता, यानी अवशोषक क्षमता का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट है वो कितनी ऊष्मा को, विकिरणों को ग्रहण कर लेता है। अवशोषण क्षमता नियत ताप पर किसी समय में उसके द्वारा अवशोषित विकिरण की मात्रा उस समय में पृष्ठ पर आपतित विकिरण की कुल मात्रा के अनुपात के बराबर होती है। यानी ये क्या कह रहा है कि यदि एक बराबर ए बराबर 1 हो तो आदर्श कृष्णिका की कंडीशन होगी, और उस समय किसी पिंड की अवशोषक क्षमता जो है वो नियत टेम्परेचर पर किसी समय में उसके द्वारा अवशोषित विकिरण की मात्रा और उसी समय के अंदर पृष्ठ पर कुल आपतित विकिरण की मात्रा के अनुपात की क्या होगी, बराबर होगी। यानी वही बात आ गई QA/A Q हो जाएगा। ये क्या होगा, पूरा का पूरा A बराबर हो जाएगा, क्योंकि बाकी चीज़ें तो यहाँ पे 0 है। और अगर ऐसा होता है तो ये कंडीशन किसकी होती है, ये कंडीशन होती है ब्लैक बॉडी की। अब कुछ डेफिनेशन पे हम नज़र डालते हैं कि एक वर्णीय अवशोषण क्षमता हम किसे कहते हैं। एक वर्णी का मतलब है सिर्फ एक कलर से, मतलब है सिर्फ एक आवृत्ति वाले विकिरण से यहाँ पे मतलब है। नियत ताप पर टेम्परेचर होना चाहिए कांस्टेंट, किसी समय में किसी पृष्ठ द्वारा लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा वेवलेंथ परास में अवशोषित विकिरणों की मात्रा तथा उसी समय में उसी पृष्ठ पर आपतित कुल विकिरणों की मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं, हमें एक वर्णीय अवशोषण क्षमता कहते हैं। और इसे ए लैम्डा से डिनोट करते हैं क्योंकि ये एक परास के अंदर होती है। तो एक वर्णीय अवशोषण क्षमता ए लैम्डा बराबर क्या होगा, QA/Q। और नॉर्मली ये किसको लिखते हैं, हम इसे ए से हम लिखते हैं नॉर्मली, तो इसे एक वर्णीय अवशोषण क्षमता ही बोला जाता है। सही नाम तो इसका यही है, लेकिन नॉर्मल तरीके से हम सिर्फ अवशोषण क्षमता से इसको परिभाषित कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें। दूसरा आता है अपना उत्सर्जन क्षमता। इसका मतलब है कि बॉडी कितना वापस उत्सर्जित कर पाती है। तो किसी ताप पर किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से यूनिट एरिया से प्रति सेकंड सभी तरंगदैर्घ्यों यानी सभी आल वेवलेंथ के विकिरणों की कुल मात्रा को उस पृष्ठ की क्या कहते हैं, उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। यानी किसी ताप पर किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी सरफेस से यूनिट एरिया से प्रति सेकंड में जितने विकिरणों की मात्रा जिसमें सारी वेवलेंथ आ जाती हैं वो उत्सर्जित होती हैं, उनकी कुल मात्रा जो है उसे क्या कहेंगे, उस पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता हमें कहेंगे। इसे स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है। ध्यान दें, इसे स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है। इसका मात्रक होता है वाट प्रति मीटर स्क्वायर। फिर आता है अपने पास स्पेक्ट्रमी या वर्णक्रमी उत्सर्जन क्षमता। इसे स्पेक्ट्रमी बोल देते हैं और वर्णक्रमी उत्सर्जन क्षमता, दोनों इसका नाम है। यदि किसी नियत ताप पर किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास में उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा DQ हो तो DQ लैम्डा तथा डी लैम्डा का अनुपात जो है उस पृष्ठ की क्या कहलाएगी, स्पेक्ट्रमी या वर्णक्रमी उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि नियत टेम्परेचर होना चाहिए, वो यूनिट एरिया है, प्रति सेकंड एक परास के अंदर विकिरणों की मात्रा उत्सर्जित होती है जो है लैम्डा और लैम्डा प्लस के डी लैम्डा, यानी डिफरेंस है वो डी लैम्डा का है। तो इस परास में अगर DQ लैम्डा विकिरण उत्सर्जित होते हैं तो इस DQ लैम्डा और डी लैम्डा का जो अनुपात है उस पृष्ठ की वर्णक्रमी उत्सर्जन क्षमता क्या होगी, कहलाएगी। और इसे किससे डिनोट करेंगे, हम इसे डिनोट करेंगे ई लैम्डा से। तो इसकी परिभाषा से ये डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि ई बराबर 0 से अनंत ई लैम्डा डी लैम्डा। तो ये एक परास के अंदर ई लैम्डा डी लैम्डा जो परास 0 से अनंत तक हो सकती है, और ये आपकी क्या हो जाएगी, कुल हो जाएगी। जो अभी पीछे हमने पढ़ी थी ये उत्सर्जन क्षमता हो जाएगी टोटल, और ये हो जाएगी स्पेक्ट्रमी या वर्णक्रमी, क्योंकि ये एक परास के अंदर होती है। यानी स्पेक्ट्रमी और वर्णक्रमी का जो टोटल है वो अपने कुल उत्सर्जन क्षमता को बताता है। अब अपने पास आती है उत्सर्जकता। ये सभी अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से लागू होती हैं। उत्सर्जकता के अंदर क्या होगा कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा और समान परिस्थितियों में, यानी
उसी टेम्परेचर पर, उसी दाब पर, उसी पृष्ठ के लिए सामान्य परिस्थितियों में कर्षणिका के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? उत्सर्जकता कहते हैं। यानी कि क्या होना चाहिए? किसी एकांक पृष्ठ से प्रति सेकंड जितनी विकिरणों की मात्रा उत्सर्जित है, उसी कंडीशन के अंदर कर्षणिका से कितनी विकिरणों की मात्रा प्रति सेकंड उत्सर्जित हो रही है, इन दोनों का जो अनुपात है उसे हम क्या कहते हैं? उत्सर्जकता कहते हैं। और इसे स्मॉल ER से डिनोट किया जाता है। तो ER बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ER है, ER बराबर हो जाएगा पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता बटे कर्षणिका की उत्सर्जन क्षमता। और ER बराबर क्या हो जाएगा? पृष्ठ के लिए तो हमने स्मॉल e से डिनोट किया, और कर्षणिका के लिए हम क्या करेंगे? कैपिटल E से इसे डिनोट करेंगे। यह विमाहीन राशि होती है, क्योंकि ये दो उत्सर्जन क्षमताओं का अनुपात है। इसलिए जो आपकी उत्सर्जकता है वो स्मॉल e अपॉन कैपिटल E के अनुपात के बराबर होगी। अब एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन और आएंगी अपने पास से ऊर्जा घनत्व की, क्योंकि जब भी विकिरण जो है वो किसी एरिया पे गिरते हैं तो उसमें ऊर्जा घनत्व आता है। यूनिट आयतन में, यानी एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा होती है उसे हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ये कंडीशन कभी कभी हम किसी पृष्ठ के लिए भी लागू कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली आयतन से संबंधित ही होती है। तो आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। आकाश में स्थित किसी बिंदु के चारों ओर, कोई एक पॉइंट है आकाश में, स्पेस में, उसके चारों ओर एकांक आयतन में विद्यमान विकिरणों की कुल ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे हमेशा स्मॉल u से लिखा जाता है। इसका मात्रक क्या होगा? जूल प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि ऊर्जा जो है उसका मात्रक जूल है और यूनिट वॉल्यूम के अंदर है तो मीटर क्यूब मात्रक हो गया, तो जूल प्रति मीटर क्यूब है मात्रक इसका हो जाएगा। तो किसी एकांक आयतन में यदि लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच विद्यमान विकिरणों की ऊर्जा को स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व अपने कहते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कुल ऊर्जा घनत्व और स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व में निम्न संबंध होता है। स्मॉल u बराबर है 0 से अनंत u लैम्डा डी लैम्डा। जैसे हमने पहले पढ़ा था E बराबर 0 से अनंत E लैम्डा और डी लैम्डा। इस प्रकार से u बराबर क्या हो जाएगा? 0 से अनंत u लैम्डा डी लैम्डा। ये है ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला किसी लैम्डा से लेके लैम्डा प्लस डी लैम्डा प्रास में। फिर आता है ऊर्जा फ्लक्स, एनर्जी फ्लक्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड अभिलंबवत, यानी उस पृष्ठ के लंबवत परपेंडिकुलर पार करने वाले कुल विकिरणों को क्या कहते हैं? ऊर्जा फ्लक्स कहते हैं। इसे भी कैपिटल E से डिनोट किया जाता है। यदि हम मान लें कि प्रकाश का वेग c है, तो एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में तथा c लंबाई वाले एक सिलेंडर को प्रति सेकंड पार करने वाला ऊर्जा फ्लक्स कितना होगा? E बराबर होगा म्यू c। यानी c प्रकाश का वेग है, E जो ऊर्जा फ्लक्स का मान है, और u क्या है? उनकी u जो ऊर्जा घनत्व है उस प्रति एकांक क्षेत्रफल के अंदर उसको पार करने वाला जो है वो ऊर्जा फ्लक्स का मान होगा। इसमें दो कंडीशन अपने पास आती हैं कि यदि विकिरण स्रोत विसरित हो तो ऊर्जा फ्लक्स E बराबर UC/4 होता है। यह आपको याद रखना पड़ेगा। विसरित हो तो ऊर्जा फ्लक्स का मान है E बराबर UC/4 होगा। और यदि किसी विशिष्ट तरंग दैर्ध्य से संबंधित विकिरणों के लिए ऊर्जा फ्लक्स है वो E लैम्डा बराबर क्या होता है? UC लैम्डा/4 होता है। तो ये थे हमारे कुछ डेफिनेशन। इसके आगे हम ब्लैक बॉडी के बारे में और भी बातें पढ़ेंगे, और रेले जीन्स का नियम, प्लांक का नियम, वीन का विस्थापन नियम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम्स जो हैं ब्लैक बॉडी से संबंधित हैं, तो इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।